नमस्कार मित्रों, अपन ने अजमेर चौहान वंश तक पढ़ लिया था। इसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। रणथंभौर का चौहान वंश। रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना गोविंद राज करता है, जो पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र है। पृथ्वीराज तृतीय गौरी से हारने के बाद में गोविंदराज रणथंभौर आ जाते हैं और रणथंभौर में चौहान शाखा की स्थापना करते हैं। इन्होंने सन 1194 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना की रणथंभौर में, और 1194 से लेकर 1282 तक कई राजा हुए, लेकिन उनका कुछ खास योगदान नहीं है। 1194 और 1282 के बीच में गोविंदराज के बाद में अपन राजा की बात करते हैं तो एक राजा होता है वाघभट्ट। वाघभट्ट के समय रजिया सुल्तान का आक्रमण हुआ था और रजिया सुल्तान का आक्रमण विफल रहा था। अब अपन सीधा चलते हैं 1282 में। 1282 में रणथंभौर का महान शासक हमीर होता है। हमीर का शासन हमीर का शासन 1201 ईस्वी से 1282 ईस्वी से 1301 ईस्वी तक चलता है। हमीर देव चौहान। बारह सौ 1282 से 1301 ईस्वी। इनके पिता का नाम जत्र सिंह या जय सिंह या जय सिम्हा, कुछ भी कहो, एक ही नाम है। इन्होंने अपने जिंदा रहते हुए हमीर देव चौहान को राजा घोषित कर दिया था। तो आप देखिए अब यहाँ अजमेर से गोविंदराज रणथंभौर आ गए।
ये रणथंभौर दुर्ग है। अपन आगे बढ़ने से पहले कुछ रणथंभौर दुर्ग की बातें कर लेते हैं। रणथंभौर दुर्ग के अंदर घुसते ही यहाँ पर एक दरवाज़ा है। इस दरवाजे का नाम है नौलखा दरवाज़ा। नौलखा दरवाज़ा। यहाँ पर एक चौकी बनी हुई है। ये हमीर ने अपने पिता की याद में बनाई थी। इस छतरी को न्याय की छतरी कहते हैं। न्याय की छतरी कहते हैं। ये 32 खंभों से निर्मित है। इसके पीछे जाओगे तो यहाँ पर त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। यहाँ पर एक छोटा दुर्ग बना हुआ है। यह रणथंभौर दुर्ग की कुंजी है। इस दुर्ग का नाम है झाइन का दुर्ग। झाइन का दुर्ग। दूसरा नाम श्रीपंथ भी है। अब देखो आप, हमीर ने राजा बनते ही अपने राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। यहाँ के राजा अर्जुन को पराजित कर इस क्षेत्र पर अधिकार किया। यहाँ पर चित्तौड़ के राजा समर सिंह को पराजित किया। समर सिंह रावल रतन सिंह के पिता थे। आपने कहानी सुनी होगी रतन सिंह और पद्मावती की। तो पद्मिनी की और रावल रतन सिंह की कहानी सुनी होगी। तो ये समर सिंह है, वो रावल रतन सिंह के पिता है। इनको हमीर ने पराजित करके इस क्षेत्र पर अधिकार किया और अपने राज्य का विस्तार किया। हमीर ने मालवा तक अपने राज्य का विस्तार किया। इस साइड इसने आबू तक अपने राज्य का विस्तार किया। आबू का राजा उस समय प्रताप सिंह था। प्रताप सिंह गुजरात शासक सारंगदेव वाघेला का सामंत था। ये तो हो गए इनके साम्राज्य विस्तार हमीरदेव चौहान का। अब देखो, अपना ये साम्राज्य विस्तार कर ही रहा था और यहाँ दिल्ली है, तो दिल्ली में शासक था जलालुद्दीन खिलजी। दिल्ली का शासक था जलालुद्दीन खिलजी। इसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण कर दिया।
खिलजी वंश की शुरू से ही साम्राज्यवाद की नीति थी, साम्राज्य विस्तार की नीति थी, और ये अपने साम्राज्य का विस्तार करते थे। खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली से चला और इस दुर्ग को कैसे ही करके जीत लिया, जाइन दुर्ग को। जाइन दुर्ग में हमीरदेव चौहान का सेनापति गुरदास सैनी इस आक्रमण में शहीद हो गया और जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंबोर के चारों ओर घेरा डाल दिया। रणथंबोर दुर्ग के चारों ओर खाइए हैं बड़ी बड़ी, और 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है ये। अबुल फजल उस समय जलालुद्दीन खिलजी के साथ में आया था। इसने कहा ये दुर्ग बख्तरबंद है, ये दुर्ग बख्तरबंद है, बाकी सब दुर्ग नंगे हैं। ये चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसने कहा ये दुर्गों का राजा है, दुर्गों का राजा, दुर्गाधिराज। काफी समय घेरा डालने के बावजूद जलालुद्दीन खिलजी को सफलता नहीं मिली। इसने कहा वापस चलो रे, इस दुर्ग को अपने को नहीं जीतना है, क्योंकि कोई चीज, कोई क्षेत्र अगर नहीं जीता जाता है तो कुछ तो बहाना चाहिए ना। इसका सेनापति, जलालुद्दीन खिलजी का सेनापति होता है अहमद शाह। इसने कहा बादशाह क्यों, जीतना नहीं है दुर्ग। जलालुद्दीन खिलजी ने कहा ऐसे 10 दुर्ग, ऐसे 10 दुर्ग मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं है। ऐसे 10 दुर्ग मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं है। तो ये लाइन याद रखना, ये कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। और अबुल फजल नाम याद रखना, और ये दुर्ग बख्तरबंद है, बाकी सब दुर्ग नंगे हैं। तो ये 2-3 टॉपिक याद रख, 2-3 बातें याद रख लेना। कुछ समय के बाद में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर देता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी इसका भतीजा रिलेशन में होता है। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके खुद दिल्ली का शासक बन जाता है, और हमीरदेव चौहान और अलाउद्दीन के बीच में संघर्ष हो जाता है।
अब देखो, संघर्ष का कारण अलाउद्दीन खिलजी की नीति तो साम्राज्य का विस्तार, साम्राज्यवादी नीति ही थी ही पहले ही। और कारण मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे रणथंबोर, यहाँ का शासक हमीर। अब देखो, हमीर महाकाव्य यह कहता है, हमीर महाकाव्य हमीर महाकाव्य की रचना नयन चंद्र सूरी ने की। हमीर महाकाव्य ये कहता है, दिल्ली में, दिल्ली, यहाँ पे दिल्ली है, और शासक अलाउद्दीन। खिलजी की सेना यहाँ से चली गुजरात तक आई, और गुजरात में यहाँ पर धन वगैरह लूट के और वापस रवाना हुई। वापस रवाना होकर जालोर क्षेत्र में पहुंची। यहां से रवाना हुए थे तब तुर्कों के जो सेनापति थे वो उलूग खां, नुसरत खां और अल्प खां। उलूग खां, नुसरत खां और अल्प खां। दूसरा गुट था वो मंगोल सैनिकों का था। इस सेना का सेनापति मुहम्मद शाह था। मुहम्मद शाह, और दूसरा नाम है कहब्रू। ये जालोर धन लेकर जैसे ही पहुंचे, इन्होंने 1/2 भाग कर दिया धन का और दिल्ली जाने की तैयारी करने लगे। इनके मन के अंदर कुछ आया, पता नहीं, इन्होंने कहा इस 1/2 के अंदर 1/25% भाग उलूग खां और नुसरत खां ने कहा मंगोल सैनिकों को 25% भाग हमारे को दो। इन्होंने कहा आधो आधो हो गया है, 50% हो गया है, और हम अब कुछ भी नहीं देने वाले हैं। तो दोनों के बीच में युद्ध हुआ, और युद्ध में मुहम्मद शाह और इनके सैनिक
भागकर रणथंबोर आ गए। हमीर ने शरणागत की रक्षा के लिए वचन दे दिया। इसके बाद में उलूग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में रणथंबोर पर आक्रमण करने के लिए सेना रवाना हो गई, यहाँ से जालोर से सीधी। और यहाँ पर बनास नदी, बनास नदी के किनारे उलूग खां और नुसरत खां की सेना आ गई आक्रमण करने के लिए। अब देखो, पहला आक्रमण कारण का हमीर महाकवि के अनुसार पहला कारण ये है। दूसरा कारण हमीर रासो जो जोधराज ने लिखा था। हमीर रासो जोधराज ने लिखा था। हमीर रासो ये कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी की एक बेगम थी, शिमना या शिमता। इसने सिमता बानो ने और मोहम्मद शाह ने एक योजना बनाई और इस योजना के तहत अलाउद्दीन खिलजी को मारने की योजना बनाई। अलाउद्दीन खिलजी को वे पहले ही पता चल गया और मोहम्मद शाह को गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन मोहम्मद शाह ने गिरफ्तार होने से पहले ही ये अमीर के पास आ गया और अमीर ने शरणागत की रक्षा कर दी, शरणागत को शरण दे दी। कारण ये था कि सिमना बानो और मोहम्मद शाह के बीच में प्रेम संबंध थे। अब दूसरा कारण ये है। अब अपन वापिस उसी जगह चलते हैं जहां उलूग खां ने अपनी सेना ठहराई। यहाँ पर उलूग खां, नुसरत खां और अलप खां, ये तीनों लीडर बनास नदी के किनारे अपनी सैन्य टुकड़ियां लेके आ गए। हमीर को जैसे ही पता चला, इसने धर्म सिंह और भीम सिंह के नेतृत्व में अपनी सेना भेजी। धर्म सिंह और भीम सिंह के नेतृत्व में अपनी सेना भेजी। यहाँ पर युद्ध हुआ और यहाँ अलप खां इस युद्ध में मारा गया और युद्ध में भीम सिंह और धर्म सिंह की विजय हो गई हमीर देव चौहान के सेना की। सारा का सारा धन इनसे ले लिया धर्म सिंह और भीम सिंह ने, और धर्म सिंह काफ़ी सेना धन वगैरह लूट के रणथंबोर की ओर चला गया। भीम सिंह के पास एक सेना की छोटी टुकड़ी रही
और ये काफी भीम सिंह पीछे रह गया। भीम सिंह पीछे पीछे जा रहा था और उलूग खां और नुसरत खां ने एक हिंदू वाट घाटी क्षेत्र है बनास नदी के किनारे, हिंदू वाट घाटी, यहां पर इसने आक्रमण कर दिया। हिंदू वाट घाटी पर के नजदीक भीम सिंह पर आक्रमण कर दिया। फिर भयंकर युद्ध हुआ और इसमें भीम सिंह इसमें शहीद हो गए। लेकिन उलूग खां और नुसरत खां को फिर हार का सामना करना पड़ा। इस बात का जैसे ही हमीर को पता चला, हमीर ने धर्म सिंह को पद से निकालकर इसके भाई भोज को सेनापति नियुक्त कर दिया। धर्म सिंह से काफी नाराज हुआ हमीर और इसकी आंखें फोड़वा दी। यहां पर अमीर ने गलती कर दी। ऐसा अमीर को नहीं करना चाहिए इस संकट काल की स्थिति में। दूसरी बार फिर आक्रमण होता है। उलूग खां और नुसरत खां दूसरी बार फिर आते हैं रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए। रणथंभौर और हमीर, शासक हमीर। दिल्ली और शासक अलाउद्दीन। पहला आक्रमण 1298 ईस्वी में होता है। वापिस सेना लेके आते हैं उलूग खां और नुसरत खां। फिर बनास नदी के पास में घेरा डालते हैं। यहाँ से सेना रवाना करता है हमीर सिंह, हमीर देव चौहान, रतिपाल के नेतृत्व में। एक बार फिर उलूग खां और नुसरत खां हार जाते हैं और यहाँ इनके पास में जो भी महिलाएं थी उन महिलाओं को रतिपाल की सेना बंदी बना लेती है और इनको गांवों में दूध बेचने के लिए भेज देते हैं। अब तीसरी बार उलूग खां और नुसरत खां ने बड़ी सेना के साथ में झाइन दुर्ग तक पहुंच जाते हैं। ये रणथंभौर दुर्ग और यहां पर झाइन दुर्ग। यहां से ये किसी तरीके से उलूग खां और नुसरत खां
झाइन दुर्ग पर कब्जा कर लेते हैं। कब्जा करने के बाद में रणथंभौर दुर्ग पर घेरा डालते हैं चारों ओर। काफ़ी दिनों तक घेरा डालने के बावजूद इस दुर्ग में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। इस कारण यहाँ पर ये एक साल चलने की कोशिश करते हैं। इनका एक आदमी होता है मेहलन सी करके, मेहलन सी। ये अमीर के आसपास जाता है और कहता है कि यह तो हमारे बादशाह से संधि कर लो और नहीं तो रणथंभौर दुर्ग पर हम आक्रमण करेंगे। अमीर का आक्रमण तो आप वैसे ही कर रहे हो। तो हमारे बादशाह इस मेलन सिंह ने कहा कि संधि की शर्तें हमारे बादशाह ने जो बताई है वो मैं आपको बता दूं। या तो हमारे मंगोल सैनिक वापस दे दो, या 4 लाख स्वर्ण मुद्राएं, 4 हाथी और आपकी पुत्री पद्मला का विवाह हमारे बादशाह से करना पड़ेगा। आमिर ने कहा तुम्हारे बादशाह ने जितनी मोहरें मांगी है ना, उतने टुकड़े मैं तुम्हारी बादशाह के करूंगा, उतने टुकड़े मैं तुम्हारे बादशाह के करूंगा। और मैंने मंगोल सैनिकों से वादा कर लिया है, और वादा करने के बाद में मैं कभी मुकरता नहीं। इसने एक दोहा बोला था उस समय, वो दोहा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। सिंह गमन सतपुरुष वसन, कदली फले एक बार। सिंह गमन सतपुरुष वसन, कदली फले एक बार। तिरिया तेल हमेरठ सडे न दूजी बार। शेर जो होता है ना, वो एक बार जो टारगेट बना लेता है या फिर रवाना होता है, उसके बाद में वो कभी वापस मुड़ के नहीं देखता है। और सज्जन व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति जो वादा कर लेता है, उस वादे से कभी मुकरता नहीं। रघुकुल रीत सदा सली आई, प्राण जाए पर वसन न जाए। सज्जन व्यक्ति एक बार वादा कर लेता है, उसके बाद में वो कभी मुकरता नहीं है। एक समय होता है, एक कोई 24 घंटे में एक बार कोई नक्षत्र आता है, उसमें केले पर जैसे ही बरसात की बूंद पड़ती है, उस बरसात की बूंद से कपूर का निर्माण होता है। तो कदली फले एक बार, कर्पूर का निर्माण एक बार ही होता है। उस समय जब बरसात की पहली बूंद केले पर पड़ती है, तो उसमें कर्पूर का निर्माण हो जाता है। तिरिया तेल,
स्वर्ण समाज के अंदर पहले जमाने में, आज भी अधिकतर बच्ची के एक बार तेल चढ़ा दिया या फिर लगन वगैरह आ गया, उसके बाद में शादी रुकती नहीं है और जहाँ शादी होती है वहीं पर उसको आजीवन जिंदगी बितानी पड़ती है। तो तिरिया तेल हमीर हट एक बार ही करता है। और मैंने वादा कर लिया है मंगोल शासकों से, और मैं इनको कभी वापस नहीं दूंगा। और तुम्हारे बादशाह ने जितनी स्वर्ण मुद्राएं मांगी है उतने ही मैं उस बादशाह के टुकड़े करूंगा। तुम्हारे बादशाह को लेके आ जाओ। यह बातचीत चल रही थी और पीछे इन्होंने उलूग खां और नुसरत खां ने चुपचाप धीरे धीरे दुर्ग के पास में सुरंग खोदनी शुरू कर दी। यहां पर खड़े हमीर के सैनिक आग के गोले फेंक रहे थे। नुसरत खां सुरंग खोदते खोदते काफी नजदीक आ गया था दुर्ग के, और आग का गोला नुसरत खां के सिर पे लगा और नुसरत खां यहां पर खत्म हो गया। और रणथंबोर दुर्ग के पास में इसके नाम की छतरी भी बनी हुई है। इस छतरी को मामा भाणजा की छतरी भी बोलते हैं। जैसे ही नुसरत खां के खत्म होने का अलाउद्दीन खिलजी को समाचार मिला, वैसे ही ये बड़ी भारी संख्या में सेना लेकर अलाउद्दीन खिलजी खुद रणथंबोर पहुंच गया। चारों ओर रणथंबोर दुर्ग के चारों ओर घेरा डाल दिया और बड़ी बड़ी जो खाइयाँ थी उनको भरवाने लगा। खाइयाँ भरवाने के बाद में यहाँ से इन्होंने रस्से डालने शुरू किए। रस्सों से रणथंबोर दुर्ग पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन चढ़ नहीं पाए। अमीर देव चौहान यहाँ पर कोटि यज्ञ की तैयारी कर रहा था। कोटि यज्ञ का पंडित विश्वरूप थे। यहाँ पर मोर्चा रणमल और रतिपाल ने संभाल के रखा था। रणमल और रतिपाल ने यहाँ पर खिलजी ने तोपें भी लगाई। काफ़ी समय से 1299 से लेकर 1301 तक, जुलाई 1301 तक
इसने खाइयाँ भरवाई, तोपें लगवाई, उसके बावजूद इसको सफलता नहीं मिली। बरसात के दिनों में यहाँ पर तोपों में पानी भर गया था, कोई काम नहीं आई तोपें। काफ़ी बार प्रयास करने के बाद में सफलता नहीं मिलने पर इसने एक साल सली और इनको संधि का संदेश देकर अपने पास बुलाया खिलजी ने। दोनों ही आ गए। दोनों आने के बाद में खिलजी ने इनको लालच देने की कोशिश की, पर रणमल नहीं माना, वापिस चला गया अपने मोर्चे पे। रतिपाल बहकावे में आ गया और लालच में भी आ गया। इसने धीरे धीरे लालच में आके अपनी सेना, जहाँ का ये सेनापति कमांडर लीडर था, इसने यहाँ से सेना हटानी शुरू कर दी। जैसे ही सेना हटाई, मुगल सैनिक किले के अंदर घुस गए। मुगल सैनिक किले के अंदर घुस गए। आनन फानन में हमीर देव चौहान के नेतृत्व में केसरिया किया गया राजपूतों के द्वारा। केसरिया का मतलब राजपूत जब इमरजेंसी में केसरिया बांधकर लड़ते थे और वापस आने की आस छोड़ देते थे, तब उसको बोलते थे केसरिया। और यहाँ पर महिलाओं ने जोहर किया रानी रंगदेवी के नेतृत्व में। जोहर का मतलब जब ये लड़ते लड़ते शहीद हो जाते और आने की आस मिट जाती महिलाओं को, तो अपनी मर्यादा की रक्षा के लिए, अपनी इज्जत की रक्षा के लिए ये आग का कुंड बना के उस आग में कूद जाती थी जिंदा। जब ये मुगल सैनिक दुर्ग के अंदर प्रवेश कर रहे थे, उस समय इसकी आग का कुंड बनाया हुआ तैयारी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे ये सुरक्षित बैठे थे। अचानक यहाँ पे मुगल सैनिक आ गए, तो हमीर देव चौहान ने केसरिया किया और महिलाओं ने जल जोहर किया। जल के कुंड के अंदर कूद के अपने आप को मिटा दिया। ये घटना